Hello my dear aspirants, welcome back to the channel once again. My name is Arvind and you are watching the 5th session of Spoken English. So in today's class, we'll be discussing modals, or in other words you can call them helping verbs. So हम उस पर डिस्कस करेंगे आज. ये सारे हैं modal helping verbs. और modal helping verbs के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जो modal helping verbs है वैसे वे सारे finite verbs होते हैं, लेकिन इनका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता. पहली बात. दूसरी बात कि इनका प्लेसमेंट हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है और फिर इनके बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहाँ पर कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है मॉडल के बाद और कब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. ये जो सारे लिस्ट बने हुए हैं, इस लिस्ट की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. और स्पोकन इंग्लिश के लिए मॉडल्स के बिना संभव ही नहीं है कुछ भी. सो स्पोकन इंग्लिश करना है तो आपको मॉडल्स पे कमांड होना चाहिए, बिकॉज बिना मॉडल्स का आप स्पोकन इंग्लिश नहीं कर पाएंगे. सो चलिए शुरू करते हैं. सो पहला है कैन, उसके बाद आप देख सकते हैं V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. यहाँ कुड हैव है, उसके बाद देख सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म है. सो जहाँ सिंगल मॉडल है जैसे कैन है, मे है, कुड है, माइट है, उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा. अगर मॉडल के बाद हैव है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वह होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो कैन है, इसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है सकता है. कुड सका या पाया. कुड हैव सकता था. कुड हैव का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, सकता था. आगे है शुड, चाहिए. शुड हैव चाहिए था, इसको पास्ट टेंस के लिए हम यूज करते हैं. मस्ट चाहिए लेकिन जरूर, यानी मस्ट का यूज हम वहीं पे करते हैं चाहिए के लिए जब हम इम्फेसिस देते हैं, जब हम जोर डालकर बोलना चाहते हैं कि उसे जरूर आना चाहिए, तुम्हें इस काम को जरूर करना चाहिए. जब हम इम्फेसिस डालकर बोलते हैं, जब हम पूरे हक के साथ बोलते हैं, या फिर जब हम किसी को धमकाने के दृष्टिकोण से बोलते हैं तो हम वहाँ पर मस्ट यूज करते हैं. आगे है मस्ट हैव. जैसा कि मैंने बताया था, मस्ट हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, यानी किसी भी मॉडल के बाद अगर हैव आ गया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा. सो मस्ट हैव चाहिए था, जरूर. दूसरा मस्ट हैव होगा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना लेकिन बहुत ही मजबूत है, वहां पर हम मस्ट हैव यूज करते हैं. उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. आउट टू, आउट टू भी एक मॉडल है और इसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और इसका मतलब होता है चाहिए, यानी चाहिए के लिए हम आउट टू यूज तब करते हैं जब कर्तव्य का बोध कराता है, यानी ड्यूटी. आउट टू हैव, आउट टू हैव मैंने बताया था मॉडल के बाद अगर हैव आ गया तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है चाहिए था, या पास्ट टेंस के लिए हम यूज करेंगे. मे माइट, मे या माइट, इसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. इसका मतलब होता है सकता है, संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए या प्रोबेबिलिटी के लिए. माइट हैव, माइट हैव के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसका मतलब हुआ सकता था, संभावना. आगे है हैज टू, हैव टू. हैज टू या हैव टू. हैज टू को भी हम एक मॉडल के रूप में यूज करते हैं, हैव टू को भी हम एक मॉडल के रूप में यूज करते हैं. इसके बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा. इसका मतलब होता है करना है या करना पड़ता है. कंपल्सन यानी विवशता, कंपल्सन शो करता है. सो हैज टू या हैव टू का मतलब होता है करना है या करना पड़ता है, लेकिन जब उसी को हम हैड टू कर देते हैं उसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और यह पास्ट टेंस में चला जाता है और इसका मतलब होता है करना था या करना पड़ता था. और लास्ट में है विल हैव टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या फ्यूचर टेंस के लिए यूज करेंगे और इसका मतलब भी होगा करना होगा या करना पड़ेगा. जैसे तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें इस काम को करना होगा या तुम्हें इस काम को करना पड़ेगा.
सो ये रहे कुछ मॉडल्स के लिस्ट, और अब आगे समझने की कोशिश करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडल्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग एग्जांपल्स। सो कुछ एग्जांपल्स के मदद से हम मॉडल्स को समझने की कोशिश करते हैं, और यह भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम बोलचाल में हम कब और कहाँ यूज इन मॉडल्स को कर सकते हैं, किन परिस्थिति में इन मॉडल्स का यूज हम कर सकते हैं। फर्स्ट है कैन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसका मतलब होता है सकता है। जैसे ही कैन राइट अ लेटर, वह पत्र लिख सकता है। ही कैन नॉट राइट अ लेटर, यानी जिस सेंटेंस में मॉडल है उस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उस मॉडल के बाद हम नॉट यूज करते हैं। ही कैन नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख सकता है। उसे जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो उसी मॉडल को सब्जेक्ट से पहले डाल देते हैं। कैन ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिख सकता है। या फिर WH वर्ड्स वाले जितने भी वर्ड्स है, हु है, व्हाट है, वेयर है, वाई है, उनके मदद से भी और मॉडल के मदद से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे हु कैन राइट अ लेटर, पत्र कौन लिख सकता है। अब यहां पर क्या है, क्या वह पत्र लिख सकता है, तो क्या का तो मतलब हुआ व्हाट, तो हमने यहां पर व्हाट क्यों यूज नहीं किया। तो व्हाट हमने इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसके शुरू में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जिनके शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उसका आंसर यस या नो में होता है। जैसे क्या वह पत्र लिख सकता है, तो इट कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। लेकिन जब WH वर्ड के मदद से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसका आंसर यस या नो नहीं हो सकता है, बल्कि आंसर आपको वर्ड्स में देने पड़ेंगे। जैसे पत्र कौन लिख सकता है, तो आपको आंसर देना होगा कि पत्र कौन लिख सकता है, हु कैन राइट अ लेटर। उस तरह से है व्हाट कैन ही राइट, वह क्या लिख सकता है। वेयर कैन ही राइट अ लेटर, वह पत्र कहाँ लिख सकता है। सो ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मेशन आपको मैं रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि मॉडल वाले सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम मॉडल के बाद हम नॉट यूज करते हैं। अगर उसे हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो उसी मॉडल को हम सेंटेंस के शुरू में लाते हैं और फिर आंसर यस या नो में होगा उसका। लेकिन उसी मॉडल के मदद से और WH वर्ड के मदद से, हु, व्हाट, वेयर के मदद से भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। वो इस तरह से है, पत्र कौन लिख सकता है, हु कैन राइट अ लेटर, व्हाट कैन ही राइट, वेयर कैन ही राइट, यानी WH वर्ड के ठीक बाद मॉडल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुड प्लस V1, कुड के बाद V1 आएगा। इसका मतलब हुआ सका या पाया, पास्ट टेंस में सका या पाया, या कैन का पास्ट फॉर्म कुड है। ही कुड कंप्लीट हिज वर्क यस्टरडे, कल वह अपना काम पूरा कर सका या कल वह अपना काम पूरा कर पाया। आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड व्हेन ही केम टू दिल्ली, जब मेरा दोस्त दिल्ली आया तो मैं उससे नहीं मिल पाया। आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाया। व्हेन ही केम टू दिल्ली, जब वह दिल्ली आया। आगे है कुड हैव। जैसा कि मैंने बताया है, मॉडल के बाद अगर हैव आ गया तो उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और इसका भी हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, पास्ट टेंस। सो कुड हैव प्लस V3, इसका मतलब हुआ सकता था। जैसे ही कुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, कल वह अपना काम पूरा कर सकता था। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन नहीं किया। ही कुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। यू कुड हैव सक्सीडेड, तुम सफल हो सकते थे, बट यू डिड नॉट वर्क हार्ड, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत नहीं की। नेक्स्ट है शुड प्लस V1, इसका मतलब होता है चाहिए। आई शुड इन्वाइट माई फ्रेंड टू टी, मुझे अपने दोस्त को चाय पे बुलाना चाहिए।
हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि द मॉडल इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द वर्ब इन द केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस, बट इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस नॉट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द मॉडल, and in the case of interrogative sentence that very modal is placed in the beginning of the sentence, that is placed before the subject. So यह बात हमेशा ध्यान में रखना. I should invite my friend to tea. मुझे अपने दोस्त को चाय पे बुलाना चाहिए. You should not waste time. तुम्हें समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए. आगे है should have plus V3. इसका मतलब हुआ चाहिए था यानी पास्ट टेंस के लिए, शुड प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए, शुड हैव पास्ट टेंस के लिए. जैसे आई शुड हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड टू टी. मुझे अपने दोस्त को चाय पे बुलाना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बुलाया. यू शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम. तुम्हें समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी. जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो. मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था. आई शुडंट हैव कम हेयर. मुझे दिल्ली नहीं जाना चाहिए था. आई शुडंट हैव गॉन टू दिल्ली. मुझे खाना नहीं खाना चाहिए था. आई शुडंट हैव हैड माई मील. मुझे इस काम को नहीं करना चाहिए था. आई शुडंट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क. सो बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो. नेक्स्ट है मस्ट प्लस V1. इसका मतलब होता है चाहिए. मस्ट के बाद भी V1 यूज होगा. इसका मतलब होता है चाहिए यानी जरूर, यानी इम्फेसिस देकर, जोर देकर जब हम बोलते हैं तो वहां पर हम चाहिए के लिए मस्ट यूज करते हैं. ही मस्ट आस्क मी बिफोर लिविंग. उसे जाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए. शी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम. उसे समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए. शी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम. मस्ट हैव प्लस V3. मस्ट हैव के बाद में V3 यानी किसी भी मॉडल के बाद हैव आ गया तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और फिर उसका यूज हम पास्ट टेंस के लिए करेंगे. चाहिए था जरूर. उसे जाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था. ही मस्ट हैव आस्क्ड मी बिफोर लिविंग. उसे समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी. शी मस्ट नॉट हैव वेस्टेड टाइम, पास्ट टेंस के लिए. आगे है मस्ट हैव का एक दूसरा यूज भी है. मस्ट हैव प्लस V3. इसका मतलब होता है होगा, यानी मजबूत संभावना, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी. अब समझने की कोशिश करते हैं इसका यूज हम कहां करेंगे. वह अब तक स्टेशन पहुंच गया होगा. आई एम 99% श्योर कि वह पहुंच गया होगा. दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, मजबूत संभावना. वह अब तक स्टेशन पहुंच गया होगा या पहुंच गई होगी. शी मस्ट हैव रीच द स्टेशन बाई नाउ. मस्ट हैव रीच द स्टेशन बाई नाउ. मोहन मेरे आने के बारे में आपको बता दिया होगा. मोहन मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू ऑफ माई कमिंग टूडे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट. कम से कम आप 20 सेंटेंस फ्रेम कीजिए. कम से 20 सेंटेंस, 20 से कम में कुछ नहीं होगा. 20-25 सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए. उसको इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में बोलिए, तभी जाकर आप इंग्लिश बढ़िया तरीका से बोल पाएंगे. नेक्स्ट है आउट टू प्लस V1. इसका मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन कर्तव्य का बोध कराता है. किसका बोध कराता है? कर्तव्य का बोध कराता है. उसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यानी यह उसका कर्तव्य है कि वो बड़ों का इज्जत करे. शी ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स. उसे अपने माता पिता का देखभाल करना चाहिए, यह उसका ड्यूटी है. ही ऑट टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना. ही ऑट टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स. नेक्स्ट है आउट टू हैव आ गया. हैव आ गया मतलब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. इसका मतलब हुआ चाहिए था. इसका भी कर्तव्य से रिलेशन है, लेकिन यह पास्ट टेंस में यूज होता है. उसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए थी. ही ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड द एल्डर्स. उसे अपने माता पिता का देखभाल करना चाहिए था.
ही ought to have looked after his parents. नेक्स्ट आते हैं मे और माइट। इसका मतलब होता है सकता है, इसके बाद भी V1 यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हुआ सकता है यानी संभावना। इट मे रेन टुडे, आज बारिश आ सकती है। संभावना हम जता रहे हैं, संभावना। लेकिन अब इसको दूसरे तरह से भी बोलते हैं, शायद आज बारिश आएगी। दोनों का मतलब सेम है, दोनों के लिए हम सेम इंग्लिश यूज करेंगे, इट मे रेन टुडे। शायद राम आज आए, या शायद राम आज आएगा, या राम आज आ सकता है। तीनों के लिए हम एक ही इंग्लिश यूज करेंगे, एक ही तरह का सेंटेंस यूज करेंगे, वह होगा राम मे कम टुडे। और उसी के जगह पे हम माइट भी यूज कर सकते हैं। शी माइट नॉट कम टू स्कूल टुडे, शायद आज वह स्कूल नहीं आएगी। नेक्स्ट फॉर्मेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल है माइट है प्लस V3। माइट है प्लस V3, इसका भी मतलब होता है होगा, लेकिन संभावना के लिए। मस्ट है प्लस V3 मैंने बताया था, मस्ट है प्लस V3 पे मैंने क्या बताया था कि वहां भी उसका भी मतलब होता है होगा, लेकिन मजबूत संभावना, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। ये है वीक प्रोबेबिलिटी, दिस इज वीक प्रोबेबिलिटी। रीना समय पर पहुंच गई होगी, शायद रीना माइट हैव रीच्ड ऑन टाइम। वह अब तक काम खत्म कर लिया होगा, शायद ही माइट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नाउ। यह संभावना जता रहा है, लेकिन संभावना बहुत मजबूत नहीं है, बल्कि यहां पर मामला 50-50 है। हैज टू या फिर हैव टू, उसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसका मतलब है करना है या करना पड़ता है। उसे ऑफिस समय पे पहुंचने के लिए 8 बजे निकलना है। कब? कल, परसों, तरसों, जब भी, फ्यूचर टेंस। शी हैज टू लीव एट 8 AM टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। मुझे यह काम करना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे अपने दोस्त को इनवाइट करना है, आई हैव टू इनवाइट माई फ्रेंड। सो मेनी सेंटेंसेस यू कैन फ्रेम। अगला है आई हैव टू रीच दिल्ली टुमारो। यहां पर प्रिंट गलत हो गया है, आई हैव टू रीच दिल्ली टुमारो। इसका मतलब हुआ, इसका हिंदी में है मुझे कल दिल्ली पहुंचना है, मुझे कल दिल्ली पहुंचना है। या फिर दूसरा होगा उसे ऑफिस समय पे पहुंचने के लिए 8 बजे निकलना पड़ता है। उसे ऑफिस समय पे पहुंचने के लिए 8 बजे निकलना होता है। He has to leave at 8 AM to reach office on time। अब यहां देखिए, उसे समय पे ऑफिस पहुंचने के लिए 8 बजे निकलना है, उसके लिए भी सेम होगा, सी हैज टू लीव एट 8 AM टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। या फिर हम बोलते हैं निकलना पड़ता है, अक्सर निकलना पड़ता है, हमेशा निकलना पड़ता है। रूटीन एक्शन के लिए भी हम सेम इंग्लिश लिखेंगे। आगे है हैड टू प्लस V1, हैड टू के बाद भी V1, उसी का पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैड टू के मदद से। करना था, करना पड़ता था। शी हैड टू लीव एट 8 AM टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। उसे ऑफिस समय पे पहुंचने के लिए 8 बजे निकलना था, या उसे ऑफिस समय पे पहुंचने के लिए 8 बजे निकलना पड़ता था। या फिर मुझे कल अपने दोस्त से मिलने दिल्ली पहुंचना था जो दुबई जा रहा था। मुझे कल पहुंचना था। आई हैड टू रीच दिल्ली यस्टरडे। आई हैड टू रीच दिल्ली। मुझे दिल्ली पहुंचना था। कब? कल। क्यों? टू मीट माई फ्रेंड हु वॉज लिविंग फॉर दुबई।
नेक्स्ट है विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है करना होगा या करना पड़ेगा, या फ्यूचर टेंस के लिए हम यूज करते हैं। अच्छे नंबर पाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या करनी होगी। शी विल हैव टू वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स। अच्छे नंबर पाने के लिए उसे करनी है, अच्छे नंबर पाने के लिए उसे करनी पड़ेगी या करनी होगी। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब। अच्छी नौकरी पाने के लिए मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा या सीखना होगा। अच्छी नौकरी पाने के लिए मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब। या अच्छी नौकरी पाने के लिए मुझे इंग्लिश सीखना होगा। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब। मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। तुम्हें मेरे घर कल आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम टू माई हाउस टुमारो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। और ये मॉडल का एक पार्ट है। एडवांस मॉडल्स जो 2, 4, 5 रूल्स बचते हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल टेंस के लिए एक पूरक चाहिए था, जो आपने टेंस क्लियर कर लिया। अलग अलग टेंसेस को हम कंजंक्शन के मदद से कैसे ज्वाइन करते हैं ये भी आपने पूरा कर लिया, आपने सीख लिया होगा। अब हम डिफरेंट सेंटेंसेस मॉडल्स के मदद से कैसे बनाएंगे उसका क्लास मैंने आज कंडक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्लास है वो इसी टॉपिक पे है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।